मित्रों कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि लोअर पीसीएस में और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसी दिशा में आज हम लोग संधि को सोच रहे हैं कि रिवीजन किया जाए। एक ओवरव्यू देते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर का दिमाग में ओवरव्यू रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके सामने है ये ल्यूसेंट हिंदी की वाली किताब है, जिसमें देखा जाए तो लिखा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। इसमें ये देखिए कि समीपवर्ती वर्णों, ये चीज़ भी एग्जाम में पूछ लेता है कि वर्णों का मेल है कि शब्दों का मेल है। जैसे समास जो है शब्दों का मेल है और संधि में वर्णों का मेल होता है। उसके बाद संधि के भेद जो है बताए, कहने का मतलब कि संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के पहले वर्ण के आधार पर, ये भी ख्याल करने की बात है कि वर्ण के आधार पर। और उसके बाद जैसे आप नीचे देखते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर और व्यंजन विसर्ग से नाम मात्र के हैं और कहा जाता है कि 10 किताब एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए। देखिए, गणित और रीजनिंग की तरह जीएस हिंदी या अंग्रेजी को नहीं पढ़ सकते हैं। जीएस हिंदी और अंग्रेजी जो है, इसको एक ही किताब को बार बार पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देख रहे हैं कि स्वर संधि में दिया है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में दोनों स्वरों का मेल होता है। तो इसमें देखिए दिखा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। देखिए, संधि को जब स्वर संधि को हम देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न दिखाई देता है। जैसे सभी स्वरों को एक साइकिल में रखकर सबको पूरा कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दीर्घ संधि में लिखा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, इ, उ हो जाते हैं, माने दीर्घ संधि। अभी हम आपको जो पैटर्न है वो आगे अभी बता रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि चाहे छोटा या बड़ा जो भी स्वर आए, दोनों एक साथ, छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, दोनों को मिला के दीर्घ हो जाए। जैसे धर्म और अर्थ में म में लास्ट में अ होता है और अर्थ में भी लास्ट शुरू में अ है। अ और अ मिलकर आ हो गया, जैसे धर्मार्थ हो गया। एक बात ये भी जानने की बात है कि कोई भी वर्ण शुद्ध रूप में आधा लिखा जाता है। जैसे क लिखना है शुद्ध जो है, तो ये इसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। और जो हम लोग बिना हलंत का लिखते हैं उसमें अ जुड़ा रहता है। जैसे क प्लस हलंत और अ लिखेंगे तब ये बराबर क होता है। बहुत लोग इसको समझते भी होंगे, नहीं भी समझते होंगे। देखिए, कहने का मतलब कि पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बताया अभी कि हिंदी हुआ, जीएस हुआ,
अंग्रेजी हुआ, इसमें एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से फ़ायदा होता है। जैसे आप मैंने दूसरी किताब से भी फिर यही संधि को पढ़ेंगे तो हो सके कुछ उसमें आगे दिया हो, कुछ पीछे दिया होगा। तो जीएस, हिंदी, ये सब ऐसे विषय हैं, अंग्रेजी जो भी हो, जो सामान्य, जैसे गणित और रीजनिंग में क्या होता है कि आपका एक बार चैप्टर क्लियर हो जाए, चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप जो है उसके आधार पर चाहे 10 क्वेश्चन लगाएं, 20 क्वेश्चन लगाएं आप, या एक किताब से लगाएं, 10 किताब से लगाएं, अगर आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट जब फिट हो गया तो आप कहीं से क्वेश्चन लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा अगर जिसकी मान ली कि अदर किताब, जैसे हिंदी की किताब, अदर किताब पढ़ने का विचार करता है तो उसको कुछ किताबों में, मैंने हर किताब में कुछ न कुछ चैप्टर अच्छे से दिए होते हैं। जैसे जहाँ तक हमने देखा है कि लुसेंट में हिंदी अच्छे से दिया है, हिंदी को जो हिंदी में भी संधि को अच्छे से दिया है। अभी इसमें जो अभी आप देखेंगे अलंकार जो है, अलंकार लुसेंट में अच्छे से नहीं दिया है। तो हम कहने का मतलब कि जो, अब जैसे मान लें कि जब हम लुसेंट से संधि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है संधि का नियम हम दूसरे किताब से ना पढ़ें। हाँ, अगर आपको लगता है तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिए। वैसे किसी भी एग्ज़ाम का अच्छा मापदंड प्रीवियस ईयर से होता है, प्रीवियस ईयर तो करना ही चाहिए। जैसे किसी किताब में आपको लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन दिए, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन नियम अगर जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, देखने की बात हो, तो आप अपने मूल किताब पर जाइए जिससे आपने उसको मूल माना है। और इसी प्रकार से देख रहे हैं कि देव प्लस आलय बराबर देवालय हो गया, और आ मिल के आ हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी आज थोड़ा संधि को देख लेते हैं। इससे जो है देखिए, चाहे टीचर हो विद्यार्थी हो, जितना मेहनत करता है, और प्रैक्टिस सबके लिए मैटर करती है। अब देखिए, जैसे भू प्लस ऊर्जा, तो भू में बड़ाऊ ऊ है और ऊर्जा में भी बड़ाऊ ऊ है, ऊ और ऊ मिलकर बड़ाऊ ऊ हो गया, भुर्जा हो गया। तो अब गुण संधि में आते हैं। गुण संधि में देखते हैं कि अभी जो साइकिल मैं आपको बता रहा था, देखिए दीर्घ संधि में क्या हुआ था, अ ई ऊ के बाद हर्ष या दीर्घ, अ ई ऊ के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर आ, ई और बड़ाऊ ऊ हो जाता है। इसी प्रकार से अब देखिए गुण संधि में क्या, दीर्घ संधि में गुण संधि में अंतर जो दिखाई दे रहा है, तो गुण संधि में बोला कि यदि अ और आ के बाद ई और ई, छोटी ई बड़ी ई, या छोटाऊ या बड़ाऊ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ए और ए हम लोग जो पढ़ते हैं तो ये समान दिखते हैं, लेकिन इस पे जो आप देख रहे हैं कि ए पर जिसमें कोई मात्रा नहीं है, उसके लिए जो मात्रा जो है एक सिंगल जो लगती है, और आय के लिए डबल मात्रा लगती है। तो गुण संधि में हो गया और आ के बाद ई ऊ और री आए तो मिलने से क्रमशः, ये क्रमशः शब्द भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, अ और ई आया तो नरेंद्र हो गया, ए हो गया नरेंद्र। तो इसी प्रकार से ये आपको क्रम ख्याल करना होगा। जिसे अभी आप जब सभी पांचों स्वर संधि को देख लेंगे तो आपको मैं एक साइकिल जो बताऊंगा उसमें आप दिमाग में सेट कर पाएंगे और प्रीव्यू आपके दिमाग में हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी चैप्टर का, जैसे इतिहास जो है, इतिहास बहुत लोग रटते हैं, तो रटने से नहीं हो पाएगा। हम ही कह रहे हैं कि आप उसका एक ओवरव्यू रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गेस से भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र हो गया, और
नर प्लस ईस बराबर नरेश हो गया। कहने का मतलब अ और आ के बाद ई आए तो हमेशा ए होगा। अब देखिए उसमें क्या होता था, दीर्घ संधि में चाहे कहीं भी जैसे आ जाता था तो उसका दोनों का मिल के आ ही होता था, लेकिन इसमें जो है अब जो चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए दोनों का ए ही होगा। ए इसमें ए नहीं कि बड़ी ई आ गया तो आए हो जाएगा, उसको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। और अभी जो आप देख रहे हैं कि वीर प्लस उचित अ और उ मिलके ओ हो जाते हैं, तो वीरोचित हो गया। मानव प्लस उचित मानवोचित हो गया। और ये जो दोनों स्वरों के मिलने से जो मात्रा लगती है, पहले शब्द के लास्ट वर्ण पर लगती है वो मात्रा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुण संधि में देखा कि अ और आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों स्वरों के मेल से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं दया प्लस उर्मी आ प्लस उ ओ हो जाता है, दयोर्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि संधि। शुरू में जब हम देखते थे तो दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में कन्फ्यूज होते थे, ये तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं लगभग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर संधि में कुछ उसका अलग। अब देखिए अब वृद्धि संधि में क्या कह रहा है कि अ और आ के बाद ए या आए तो दोनों के मेल से आय हो जाता है, तथा अ और आ के बाद ओ आ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। माने इसमें ये देखिए, और अगर आप ये ख्याल करेंगे कि किसके मिलने से क्या होता है, तो ये चीज़ एक जो वर्णमाला है, वर्णमाला में भी ये चीज़ काम आती है। तो देखिए एक प्लस एक, एक पहले वाले एक में अ आ गया और दूसरे शब्द के एक के ए मिल के आय हो गया, एकाएक हो जाता है। वृद्धि संधि में अ और आ के मिलकर ये सब जो है तो एकाएक हो गया। मत प्लस एक मतैक्य हो गया। धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य हो गया। देखिए पढ़ाई को जो है जल्दबाजी में पढ़ के ख़त्म करने की बस नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ख़त्म करने से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। जैसे अब देखिए वृद्धि संधि में क्या आ गया, नय प्लस अक नायक। तो इसी प्रकार से हम लोग इधर देखते हैं वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि हो गया। अ और ओ मिलके औ हो गया। ये हम लोग कौन पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। माने वृद्धि संधि में एक मोटा मोटी आप ख्याल रखिए कि वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब कि जो बड़ा वाला होता है वही आ जाता है उस तरह से। जैसे अ और आ के बाद ई और आए तो आय होगा, और अ और आ के बाद ओ या औ आए तो औ होगा। तो महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। इसी प्रकार से यण संधि देख लेते हैं। तो यण संधि में हो गया ई और उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का व, य उ का व और री का र हो जाता है। मैं जो साइकिल आपको बताने की बात कर रहा था तो वो चीज़ अब दिख रही है। जैसे आप दीर्घ संधि में देखेंगे तो अ और माने ह्रस्व या दीर्घ, पहले वहाँ पर अ आ रहा था, और गुण संधि में भी अ और आ रहा था, लेकिन वृद्धि संधि में अ
जैसे ये क्या है कि जैसे आप वो जो ताली हाथ क्लैपिंग मिलाने वाली बात नहीं करते हैं कि सबको सबसे मिलना है, बिना मिले संधि में किसी को नहीं होगा, इसीलिए यही संधि अलग अलग दिया है। जैसे आप देखेंगे कि अब देखिए उधर अ आ रहा था, अब यहाँ पर ई आ गया, जबकि ई जो है उसमें गुण संधि में अ के बाद आया था। अब यहाँ पर यण संधि में ई जो है अ और आ के बाद पहले आ जाएगा। गुण यण संधि में ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। और इसमें ख्याल करने वाली एक बात और होती है कि यण संधि में जो पहले अक्षर का अंतिम वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ई और अ मिल के य हो गया तो अत्यधिक हो गया। यदि प्लस आपी, यद्यपि हो गया, यदि प्लस अपि है, यद्यपि हो गया। इसी प्रकार से हम अब देखते हैं आयादी संधि में। आयादी संधि में क्या होता है, देखिए ई ऐ उ औ स्वरों का मेल दूसरों स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, उ का औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ बहुत आप गहनता से विचार करिएगा और दिमाग में रखिएगा, नहीं तो धोखा हो जाता है कई बार। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, 10 किताब एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। जो यहाँ पर आप एक किताब को 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं और वही एग्ज़ाम में आपको काम आते हैं। नहीं तो उस प्रेशर में आप जो अपने रूम पर, अपने जो भी जहाँ पढ़ते हैं घर पर, कहने का मतलब यहाँ पर तो आपको लगता है कि मैं बढ़िया से दिमाग स्थिर करके गुणा गणित कर लेता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में कई फैक्टर होते हैं जिसको हैंडल करना होता है। तो आयादी संधि में ये देख रहे हैं कि ए आया तो आय हो गया, जैसे ने प्लस अयन, अन बराबर नयन हो गया। उसी प्रकार से नय प्लस अक बराबर नायक हो गया, माने आय आया तो आय हो गया। ये अ आने से मतलब नहीं इसका शुरुआत में जो आय आया है उसे आ गया। जैसे इसी तरह से ने प्लस ई आई, माने ये जो छोटी ई है य पर मात्रा हो गया वो, तो नय प्लस इका बराबर नायिका। इसी तरह से आप देखते चलेंगे पो प्लस अन, तो ओ का औ होता था, औ का आव होता था, तो इसमें हो जाता है पो प्लस अन बराबर पवन, भो प्लस अन बराबर भवन। इस तरह से चलते चलते आप देखेंगे कि आज स्वर संधि मोटा मोटी हम लोग देख लिए। इस तरह से देखते रहेंगे, मेरे यहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए, लेकिन यह है कि लगे रहिए और सप्ताह में किसी न किसी दिन कम से कम आप एक्चुअल टाइम पर प्रैक्टिस सेट करिए। एक्चुअल टाइम प्रैक्टिस करिए कि ऐसा नहीं कि रात को 10 बजे से बैठे 11 बजे तक प्रैक्टिस किया। एग्ज़ाम में तो भैया आप रात को नहीं बैठते हैं, क्योंकि मानव के अंदर भी एक साइकोलॉजिकल घड़ी होती है जो उसके अनुसार काम करती है। कहने का मतलब कि आपका दिमाग उसी टाइम हैबिचुअल हो जाएगा, एक्टिव। हम ही कह रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं दिन में सोते हैं, तो आप एग्ज़ाम तो दिन में देंगे। अब इसी तरह आप चलते रहे एग्ज़ाम के दिन तक, तो पता चल कि एग्ज़ाम के दिन आपको जिस दिन अब भले ही रात को आप सो भी लिए लेकिन आपकी नींद अच्छी नहीं पूरी होगी। और नींद अच्छी नहीं पूरी होने के ठीक है कि आप सोने की कोशिश करें लेकिन नींद पूरी होगी नहीं अंततः। और क्या होगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस दिन दिमाग आपको उस दिन सोने की स्थिति खोजता है और आप उसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं यार चलो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो एग्ज़ाम दो। तो ज़बरदस्ती कोई भी काम बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन अच्छा नहीं होता है। जैसे भाव प्लस उ बराबर आउ हो गया, तो भाव प्लस उ बराबर भाव। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधियुक्त नहीं माना जाता, ये शब्द केवल अव्यवहित माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती ऋण शब्दों में होती है। तो इस प्रकार से आज
हम आपको स्वर संधि ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छे से इसको देख लिया जाए। तो देखिए, हम लोग एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। कहने का मतलब कि संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ से देखिए। वर्णों के मेल, संधि में वर्णों का मेल होता है, ये चीज़ ख्याल करने की ज़रूरत है। और समास में शब्दों का मेल होता है। और दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसी क्रम से आप पढ़ते रहिए। कहने का मतलब कि हमें विद्वान नहीं बनना है। कहने का मतलब कि आप लेखक बनने लगेंगे, विद्वान बनने लगेंगे तो जीवन गुजर जाएगा। केवल हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, केवल हमको गणित नहीं पढ़ना, हमको सब पढ़ना है। और सिलेक्शन का अच्छा तरीका ये है सिलेक्शन लेने का कि आप सभी आप सेक्शंस में एक एवरेज से ज़्यादा स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। और जो आपका सेक्शन हो, जिस सेक्शन में आप मजबूत हैं, उसमें एक्सेलेंट स्कोर करें। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह से देखें कि संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के, स्वर संधि में पहली कौन थी, पहली दीर्घ संधि थी। इसमें ह्रस्व या दीर्घ आप देख रहे हैं। पहली दीर्घ संधि थी। दूसरी कौन थी, गुण संधि थी। गुण संधि में अ और आ के बाद ई उ और री के आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ आर हो जाते हैं। आप लोग ये देखे होंगे कि बहुत लोग बताते हैं कि ट्रिक, कहने के मतलब तो उनके दिमाग में ट्रिक इसलिए बैठा रहता है क्योंकि उन्होंने जड़ को अच्छे से समझा है, कई बार समझा है। जब आप इसको समझ जाएंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, तो आप इसी में से खुद ट्रिक बनाएंगे, चाहे गणित हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो। तो बहुत ट्रिक के पीछे मत भागिए। जो मूल किताब है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। गुण संधि हो गया दूसरा। और तीसरा कौन था, तीसरा वृद्धि संधि था। वृद्धि संधि में आप देखे थे ही क्या होता है कि अ और आ। आप ये देखिए कि शुरू के जो तीनों संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इसमें अ और आ पहले आ रहा है। और वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में ए और आय आए तो आय हो जाता है, और ओ या औ आए तो औ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, इधर था यण संधि। यण संधि में देखिए, अब यहाँ से सीधे पलट दिया। मैंने आपको कहा था कि साइकिल यही है कि कोई भी स्वर छूटेगा नहीं, हर एक स्वर कहीं न कहीं पहले आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अ और आ हो गया है। हमने ये देखा कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में अ और आ पहले आ गया है। अब यहाँ से देखिए ई उ और री को पहले ले लेगा। ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र। अब देखिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि किसका य होगा, उ होगा और र होगा। कहने का मतलब कि ये आपको खुद बार बार देखिए, कोई कितना भी कहे, हर एक समझना तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोई कहे कि क ख ग को मैं आपको समझाऊंगा तो उसका क्या मतलब हुआ। क ख ग तो आपको भैया बेसिक चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा ना। हर एक चीज़ केवल माने कहा जाता है कि सफलता का मार्ग मध्यम मार्ग। आपको सफल होने के लिए मध्यम रास्ता, मध्यम का रास्ता कि दोनों थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ों को दिमाग में रखना ही पड़ता है। अब गणित में आप कहेंगे कि मैं फार्मूला को समझ के डिराइव कर लूँगा एग्जाम में, तो कैसे काम चलेगा। डिराइव तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि डिराइव करने में आपका समय का नुकसान होगा। तो यण संधि में आप देखें कि यण संधि में आप देखें कि यह व र हो जाता है। तो उसके बाद एक बच गया अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में आप इसका नाम ही बता रहा है कि अय आओ, ठीक है ना। इसका नाम देखिए, उसी से अयादि से ही अय से ही अयादि पड़ा है। जैसे अब देखिए यहाँ पर ए आय ओ स्वरों का मेल दूसरों स्वरों से हो तो
ए का आय का आय, ओ का और औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से आपको बहुत अच्छा चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब कि इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी तक मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त था, लेकिन सोचा कि कम से कम इस कोरोना काल में जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ मान ली कि जो अपने पास ज्ञान है उसको दिया जाए। तो यही है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हम फिर अगले समय पर मिलते हैं आपसे, और डेली डे बाई डे कुछ न कुछ हम आपको एग्ज़ाम के बारे में बताते रहेंगे। और समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम बुरा नहीं है, यह है कि आपको जो अच्छा लगे, बुरा थोड़ा सा जिसमें मन ना लगे आप देख सकते हैं अपने साथ। लेकिन बेरोजगारी के दौर में पहले एग्ज़ाम लीजिए, और ऐसा नहीं करना कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी SSS के एग्ज़ाम छोड़ देंगे, बिहार SSC के एग्ज़ाम को छोड़ देंगे। कहने का मतलब कि राज्य सरकारों में केवल हिंदी ऐड होती है, और अंदरूनी बात यह है कि राज्य सरकार में थोड़ा सा छुट्टी उट्टी आपको ज़्यादा मिलती है। तो ठीक है दोस्तों।